नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर सुखदेव सिंह पलियार। मैं प्रधान वैज्ञानिक मृदा विज्ञान चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के पर्वतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र धौलाकुआं में सह निदेशक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं वापसा टॉपिक पे बात करूँगा, मतलब मिट्टी की नमी का संरक्षण, वर्षा के अलावा वाष्प का उपयोग, जल खपत संबंध आदि। मेरी वार्ता का विषय के विभिन्न खंड इस प्रकार होंगे कि मैं कुछ जीवन के आवश्यक घटक व उनका अस्तित्व के बारे में बात करूंगा। कुछ हिस्सा वापसा की परिभाषा, इसका महत्व होगा। फिर वापसा कब बनता है, कैसे होगा, मतलब मेथडोलॉजी, टेक्नोलॉजी बात करूंगा, कुछ उदाहरण देकर और व्याख्या के साथ। फिर ये सारी टाक को मैं अपने भारतीय खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य एवं वापसा की सिग्निफिकेंस, जो महत्ता है, उसके बारे में का संबंध स्थापित करने की कोशिश करूंगा। फिर अंत में आप इस वार्ता का मैं निष्कर्ष पे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम ये सब जानते हैं कि पानी और ऑक्सीजन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जीव वृद्धि और विकास, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीधा फूड सप्लाई से लिंक्ड है, मतलब भोजन आपूर्ति के समानुपाती हैं। और पानी भोजन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से घोल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, ये हम सब जानते हैं। भाषपा एक जल से संबंधित बात है, कंसेप्ट है। तो मैं जल का परिदृश्य, एक स्टेटस रखना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर पानी ही पानी है, और पृथ्वी का लगभग संपूर्ण पानी जो है का जो 97% हिस्सा जो है वो ओशन में, महासागरों में पाया जाता है। ये हम जानते हैं कि पीने, कृषि व अधिकांश इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए ये अनुपयोगी है, केवल ठंडा करने के उपयोग में ही लाया जा सकता है। और पृथ्वी का शेष 3% जल जो है वही ताज़ा है, मीठा है, फ्रेश वाटर के नाम से हम जानते हैं। और हम ये भी अब जानते हैं कि मीठे पानी का, इस ताज़े जल का जो हम निकासी का लगभग 70% हिस्सा जो है वो कृषि में प्रयोग में लाया जाता है। मिट्टी में पानी का अस्तित्व हम जानते हैं कि एक जल तालिका, वाटर टेबल और के रूप में, और एक मिट्टी के छिद्र स्थानों में, मतलब पोर स्पेसेस में जो पोरोसिटी है, जो सांद्रता है, जो खुला स्थान है, उसमें ये पाया जाता है। अगर हम मिट्टी की संरक्षण की डेफिनेशन की बात करें, हम जानते हैं कि खनिज और कार्बनिक पदार्थ 50% और बाकी 50% जो वो हवा और पानी होना आवश्यक है, तभी हम उस मिट्टी को मृदा, जस सॉइल के नाम से जानेंगे। पौधों की उचित वृद्धि और विकास के लिए छिद्र स्थानों में पानी और हवा का मिश्रण अनिवार्य रूप से आवश्यक है। स्वस्थ फसल हेतु हमारा लक्ष्य हमेशा मिट्टी में इस पर्यावरण स्थिति और इस स्थिति को बनाए रखना होता है। हम जानते हैं कि कृषि में पानी की उपलब्धता है, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। जहाँ सिंचित है, इरिगेटेड एरिया है, जहाँ अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, हाई रेनफॉल एरिया है, उसमें अक्सर देखा गया है कि संतृप्ति, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, सैचुरेशन स्थिति हो जाती है, इसका मतलब ये होता है मिट्टी में सभी छिद्र स्थानों में पानी ही पानी होता है, कोई हवा मौजूद नहीं होती। पौधे को नुकसान होता है इससे, अंत में पौधे की मृत्यु होती है। लेकिन कृषि में जहाँ सिंचाई नहीं है, शुष्क भूमि है, वर्षा आधारित खेती है, उस इलाके में जो पानी हमेशा ही एक इस स्थिति में होता है कि पौधे अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वो अपर्याप्त होता है। इस स्थिति को हम स्थायी मुरझान बिंदु या परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इस सिचुएशन से पौधा पानी का अपटेक नहीं कर पाता, पौधे मुरझा जाते हैं, पत्तियां हरे से पीले रंग में आ जाती हैं, और अंत में पौधे की मृत्यु हो जाती है। तो फिर मिट्टी की अब तक ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं हम
कि मिट्टी में पानी के अस्तित्व को हम 3 सिचुएशन में परिभाषित कर लेते हैं। पहली सिचुएशन सैचुरेशन, संतृप्ति। दूसरी सिचुएशन फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र की क्षमता। तीसरा मलानी बिंदु, मुरझान बिंदु, जिसको बिल्टिंग पॉइंट के नाम के रूप में हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पौधों की वृद्धि और विकास के लिए क्षेत्र की क्षमता नंबर 2 वाली सिचुएशन फील्ड कैपेसिटी है, वो सर्वोत्तम मानी गई है। अगर मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँ, ये 3 पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ। पहले वाली जिसमें कुछ वाइट, कुछ सफ़ेद और कुछ काला पोर्शन है। काला पोर्शन वो सारंध्रता, पोरोसिटी, जो खाली स्थान, पोर स्पेसेस है, उसको दर्शाता है। पहली ए तस्वीर में ये 100% पानी से भरा हुआ है। सफ़ेद वाले मिट्टी के कण हैं। नंबर 2 बी सिचुएशन क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी। इसमें पोर के विभिन्न प्रकार होते हैं। जो बड़े पोर होते हैं मिट्टी के, उसमें हवा हो जाती है, और जो छोटे पोर हैं उसमें पानी होता है। इसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। तीसरा, जितने भी मिट्टी के कणों के बीच सॉइल पोर्स हैं, जो खाली जगह है, वो सारे के सारे हवा से भरे होते हैं। पानी लगभग उपस्थित नहीं होता, जिसको हम परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट मतलब स्थायी मुरझान बिंदु के नाम से जानते हैं। अब हम मृदा में पानी का अस्तित्व के बारे में, एक टर्म है अवेलेबल वाटर। ये वो उपलब्ध पानी, ये वो क्षेत्र की क्षमता, फील्ड कैपेसिटी, और मलानी बिंदु, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बीच उपस्थित पानी की मात्रा को हम उपलब्ध पानी, अवेलेबल वाटर कहते हैं। क्षेत्र की क्षमता अवस्था में उपलब्ध पानी की सीमा हमेशा 3 से 40% तक रहती है। ये मिट्टी की किस्म पर निर्भर करता है। जैसे बहुत हल्की मिट्टी या रेतीली मिट्टी होती है, तो वहाँ ये फील्ड कैपेसिटी 3 से 10% तक पानी फील्ड कैपेसिटी में होता है। और जो भारी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, क्लेई सॉइल्स होती हैं, उनमें 20 से लेकर 40% पानी फील्ड कैपेसिटी में पाया जाता है। छिद्र स्थान, पोर स्पेसेस जिसको बोलते हैं, मतलब ये हुआ कि या तो ये हमेशा हवा से भरे होंगे, या हमेशा पानी से भरे होंगे, या दोनों में हवा और पानी भरा हो सकता है। यदि दोनों का अस्तित्व हवा और पानी का 50-50 के अनुपात में है, तो वो उत्तम स्थिति मानी जाती है, और इसी स्थिति का नाम वाफ्सा है। वाफ्सा, मेरी आज की वार्ता का जो विषय है वो वाफ्सा ही है। वाफ्सा शब्द 2 शब्दों के जोड़ से मिला है, वाष्प और हवा। वाष्प और हवा के मिश्रण को वाफ्सा कहा जाता है। वेदों में जल को अमृत, मतलब धरती का जीवन, एलेक्सीर ऑफ लाइफ, और हवा को प्राणवायु के रूप में परिभाषित किया गया है। मिट्टी में वाफ्सा है तो जल ही जीवन है। यदि मिट्टी में वाफ्सा नहीं है, तो पौधे और मिट्टी के जीव जंतु की मृत्यु है। वाफ्सा मिट्टी में वह सूक्ष्म जलवायु है जिसके द्वारा मिट्टी में पर्याप्त हवा और आवश्यक नमी की उपलब्धता के साथ मिट्टी के जीव और जड़ें स्वतंत्र रूप से पनप सकते हैं, रह सकते हैं। संक्षेप में, वाफ्सा का अर्थ है मिट्टी के 2 कणों के बीच, मतलब कैविटीज में 50% वायु और 50% जल वाष्प का मिश्रण ही वाफ्सा कहलाता है। अब मैं आपको इस वाफ्सा क्यों महत्वपूर्ण है, तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि अधिक पानी और कम पानी के क्या दुष्प्रभाव रहेंगे। पौधों को मिट्टी में हवा और पानी दोनों की जरूरत होती है। संतृप्ति पे, सैचुरेशन पे कोई हवा मौजूद नहीं होती और पौधे को नुकसान होता है, ये हम जानते हैं। और ज़्यादातर फसलें 2 से 5 दिनों से अधिक अवधि के लिए संतृप्त सैचुरेशन मिट्टी की स्थिति का सामना नहीं कर सकती हैं। सिर्फ धान या कुछ फसलें ही इसमें अपवाद हैं। ऊपरी मिट्टी की संतृप्ति की अवधि आमतौर पर लंबे समय तक नहीं रहती है, लेकिन अगर मिट्टी चिकनी बनावट वाली है, क्लेई है, हैवी है, तो संतृप्ति अधिक समय तक रह सकती है। मतलब मिट्टी की संरचना पर भी ये निर्भर करता है। अब मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से
ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कम पानी और ज़्यादा पानी से क्या दुष्प्रभाव कृषि में होते हैं। कम और ज़्यादा और 100% पानी हम उसको मानते हैं कि पानी की वाटर कंजप्शन जितनी होती है उस एरिया की, उतना पूरा कंप्लीट हम आपूर्ति कर दें, सप्लाई कर दें। इसके नापने का जो इंडेक्स है उसको ईटी बोलते हैं, इवेपोर ट्रांसपिरेशन, बाष्पन उत्सर्जन। मतलब पानी हमेशा ही हवा में उड़ता रहता है बाष्प के रूप में, नंगे सरफेस से भी और पौधों के ऊपर से। पौधों से ऊपर जो पानी उड़ता है उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, जो धरती के धरातल से उड़ता है उसको बाष्पीकरण बोलते हैं। दोनों को मिला के इवेपोर ट्रांसपिरेशन। जितनी इस किसी इलाके की ये उस इलाके की परिस्थितियों पे, मौसम पे निर्भर करता है। तो जितनी उस इलाके की इवेपोर ट्रांसपिरेशन थी उतना पानी सप्लाई कर दें, इसको हम 100% ईटी इरिगेशन का नाम की ट्रीटमेंट देते हैं। ये ग्राफ ये दर्शाता है सबसे पहले ड्राई लैंड, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, पानी की सिर्फ और सिर्फ बारिश पे ही निर्भर करता है, तो आप उपज पहला ग्राफ देख सकते हैं, बहुत कम होती है। 100% ईटीसी और 75% ईटीसी जो है, इसमें जो हमारी ऑप्टिमम यील्ड बोलते हैं इसको, सही जो उसकी उपज है ये हम ले सकते हैं। इससे नीचे पानी कम होगा, हमारा ग्राफ दिखा रहा है कि इसमें भी पानी उपज की कमी रहती है। और अब हम इससे ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, हम 125% ईटीसी तक जाने की कोशिश की, देखा तो ये जो उपज थी उस फसल की उसमें कमी होना शुरू हो गया। मतलब बहुत पानी कम हो तो भी समस्या है, बहुत पानी ज़्यादा हो तो भी समस्या है। तो हमें क्या करना है, क्या करें? तो क्या करना होगा, सिंचित परिस्थिति में अत्यधिक पानी देने के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए यह सीखना होगा कि कैसे ठीक से सिंचाई की जाए और कैसे बाफसा कायम रखें। और दूसरा, असिंचित परिस्थितियों में जो ड्राई लैंड है, जो रेन फेड सिचुएशन है, उनमें वर्षा जल और वायुमंडलीय वाष्प, मतलब वायुमंडलीय पानी का दोहन करें, कंजर्व करें, संरक्षण करें उसका, और कैसे वापसा कायम करें, ये हमें सीखना होगा। अब मैं बात हुई जल वाष्प की, तो जल वाष्प क्यों, पानी क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी जड़, कोई भी रूट, प्लांट रूट जल वाष्प के अणुग्रहण कर लेती है। सबसे ऊपरी सतह 10 सेंटीमीटर तक की मिट्टी होती है, उसमें 92% सूक्ष्म जीव और 88 से 95% रूट हेयर्स, जड़ रोम काम करते रहते हैं। इसलिए हवा इस सतह परत में घूम रही होनी चाहिए और वाष्प अणु भी इस परत में, इस लेयर में उपलब्ध होने चाहिए। ये बात हमें पद्मश्री सुभाष पालेकर जी ने भी सिद्ध की है। ये कैसे होगा और कब होगा? सिंचित परिस्थितियों में जब हम पौधे की कैनोपी के बाहर, मतलब उसी छतरी के बाहर पानी देंगे, तभी वापसा कायम होगा। और जो पेरिनियल ट्रीज होते हैं, बारहमासी वृक्षों की फसलों में पौधे की छतरी, मतलब उसी कैनोपी से परे, और जो हमारी एनुअल क्रॉप्स है, वार्षिक फसलें, उनमें अल्टरनेट स्ट्रिप्स और अल्टरनेट फरोज, मतलब उन पट्टियों और खांचों में अगर पानी देंगे तो निश्चित रूप में वापसा कायम रहेगा। क्योंकि जल ग्रहण करने वाली जड़ें हमेशा बाहरी बितान, मतलब कनोपी से बाहर ही स्थित होती हैं। ये वापसा निर्मिति कैसे होगा, तो मैं एक आपको ये तस्वीर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली तस्वीर जिसमें पेड़ दिखाया गया, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स हो सकता है, कोई भी प्लांट। इसमें हम देखेंगे ये जो इसकी ऊपर कैनोपी है, छत्र छाया है, उसकी परपेंडिकुलर लाइन हम नीचे गिराएं तो हम देखेंगे इसका जो धरती पे जो लाइन पड़ती है उसके बाहर, इस इलाके के बाहर हम पानी देंगे तो वापसा होगा। अगर एनुअल क्रॉप्स में हम स्ट्रिप्स, पट्टियां बना के उसके बाहर पानी, एक नाली बना के, फरो जिसको बोलते हैं, चैनल बना के पानी देंगे तो वापसा होगा। तीसरा, खेती की फसलों में वैकल्पिक कुंड, फरोज जिसको बोलते हैं, नीचे तीसरे नंबर की एक चित्र से नालियां बना के दिखाया गया कि हम सभी नालियों में देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्टरनेट फरोज में पानी दे सकते हैं। अकेले पानी ही ना दें, साथ में अगर हम एक आच्छादन
जिसको मल्चिंग बोलते हैं, मल्च का प्रयोग भी करें तो वाफ्सा बहुत दिनों तक, देर तक रहता है और इससे पानी की 50% से ज़्यादा का सेविंग होती है, बचत होती है। दूसरा, अगर सिंचाई नहीं है, वर्षा आधारित कृषि है, वहाँ एक ही तरीका है, सिर्फ धरातल को ढक कर, या हम घास से ढक सकते हैं, सूखे घासों से, पत्तियों से, और प्लास्टिक से भी ढक सकते हैं। हमारा आइडिया इसमें सिर्फ वाष्पीकरण को रोकना होता है। और हम जानते हैं कि मिट्टी में ये वाष्प होते हैं और उनको वाष्पीकरण का जो रिवर्स है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। जब भी हम मल्च बिछा देते हैं तो ये कंडेंसेशन स्टार्ट होती है और जो जलवायु मंडलीय जो वाष्प होते हैं ये इसकी संघनन विधि से, कंडेंसेशन से ये उस के नीचे कंजर्व होते रहते हैं। तो ये एक तरीका, ये एक अगर मेरे एक एक्सपेरिमेंट है, इसको आप देखेंगे तो एक पहली गेहूं की ए फसल, बी गेहूं में पिछली फसल के कुछ घास के स्ट्रा के इसमें मल्च बिछाई गई है। तीसरा सी, इसमें जो बीच में गैप हुआ उसमें पॉलीथीन शीट को बिछा दिया गया, ये भी मल्च के रूप में यूज कर सकता है। जहाँ ट्रेंच खोद देंगे, हम एक नाली खोद देंगे तो इसको दबा देंगे दोनों तरफ से पॉलीथीन शीट से, तो ये चीजें ऐसे हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। हम ये जानते हैं उत्पादन कारक प्रकाश होता है, उच्च तापमान होता है और सॉइल में, मृदा में जल, वायु और पोषक तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए। मृदा में मैक्रो एंड माइक्रोब्स मतलब बड़े और बहुत सूक्ष्म जीवों की गतिविधियां हमेशा चली रहनी चाहिए। ये उत्पादन कारक हैं। इनके जो स्रोत हैं हम जानते हैं, सूर्य है, मौसम है, मृदा और जीव द्रव्य, ह्यूमस, पोषक तत्वों और जीवों की गतिविधियों का भंडार गृह जीव द्रव्य ह्यूमस है, जो कार्बन पदार्थों के अपघटन क्रिया में प्राप्त होता है। देख लिया कि हमें जीवन के लिए पानी की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है और भोजन मतलब भोजन के रूप में पोषक तत्व और साथ में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। इन सभी का एक गृह क्या होता है? ह्यूमस। ह्यूमस कहाँ से आता है? ये हम जानते हैं कि जितना भी बायोमास है, कार्बनिक पदार्थ है, उनका जब अघटन होता है, डिकम्पोजिशन होती है, उस एक्शन में, उस क्रिया में, उस प्रक्रिया में ये हमें एक बहुत ही बहुमूल्य चीज ह्यूमस प्राप्त होता है। जल संरक्षण की में एक मल्चिंग की बात की। मल्चिंग से मृदा में पर्याप्त तापमान बनता है, नमी रहती है, हवा इत्यादि का निर्माण होता है और ये चीज इसको बहुत रिसर्च अवेलेबल है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है कि आच्छादन से, मल्चिंग से मिट्टी में तापमान ऑप्टिमम रहता है, नमी और हवा भी ऑप्टिमम रहती है और कार्बनिक पदार्थों से विशेषकर वेजिटेटिव वनस्पतिक आच्छादन हमेशा लाभकारी माना गया है। बिना किसी मतलब मल्चिंग से हमें पानी, टेम्परेचर और ये हवा, ऑक्सीजन की उपलब्धि हो जाती है। अब बिना किसी निवेश के मतलब किसी भी स्थान, ऊर्जा, उपकरण आदि के अगर कार्बन पदार्थों को का बहुउद्देशीय उपयोग और इनका रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण करना है तो काष्ठ आच्छादन, स्ट्रा मल्चिंग एक सरल तकनीक है। कंपोस्टिंग मतलब अब तक आच्छादन हम ये जानते थे कि आच्छादन से तापमान, नमी और हवा, और अब हम ये जान गए हैं कि इससे भोजन भी प्राप्त होता है ह्यूमस के रूप में, ह्यूमस की निर्मित इससे होती है। तो इसके लिए मतलब चौथा इसका एक सरल उपयोग हो गया कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इन सिटू, यह ह्यूमस अनुकूल जलवायु सूक्ष्म जीवों के रहने, फलने फूलने के लिए घर देता है और मिट्टी के कणों को बांधकर उसे कटाव से बचाता है और मिट्टी और वायुमंडलीय नमी को संग्रह करता है। मतलब मल्चिंग से अब हमें ह्यूमस भी मिलता है, हवा भी मिलती है, पानी भी मिलता है और पर्याप्त तापमान भी मिलता है। हम मल्चिंग के कुछ प्रकार की बात करें तो इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। मृदा आच्छादन, सॉइल मल्चिंग
बोलते हैं हम, कास्ट आच्छादन स्ट्रॉ मल्चिंग, और जीवित आच्छादन लाई मल्चिंग, मतलब इंटरक्रॉपिंग से ये इस्टेब्लिश हो जाती है। किसी भी फसल में जब हम ब्रॉड लीफ जब लेग्यूम्स इंटरक्रॉप करते हैं तो ये एक आच्छादन का ही काम करते हैं। पुआल मतलब स्ट्रॉ मल्च, कास्ट आच्छादन के विशेष लाभों पर बहुत रिसर्च है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। मेरे कुछ प्रयोग हैं जिनका मैं अभी आपको कुछ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक चिकनी मिट्टी में 4 सालों तक मैंने 4 पद्धतियों का अध्ययन किया। जैविक, जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, वाश का प्रयोग किया। एक सुभाष पालेकर विधि, नेचुरल फार्मिंग, जिसमें मल्च का प्रयोग किया जाता है, इंटरक्रॉप ली जाती है और एक जीवामृत के कुछ इंटरवल के बाद एप्लीकेशन की जाती है। तीसरा रसायन युक्त, इसको कन्वेंशनल मॉडर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। चौथा एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसमें कुछ केमिकल से तत्व सप्लाई किए जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिक तरीके से। तो इनमें मैंने ये देखा कि जो जैविक और सुभाष पालेकर 2 विधियां हैं जिसमें स्पेशल जैविक पदार्थों का उपयोग किया गया है, उसमें मिट्टी के जो भौतिक गुण थे, जो 4 सालों के बाद इसके 0 से 15 सेंटीमीटर तक, मतलब ऊपरी सतह, और निचली सतह 15 से 30 सेंटीमीटर तक देखा गया कि बल्क डेंसिटी, जिसको थोक घनत्व कहते हैं, और मृदा कण घनत्व, जिसको पार्टिकल डेंसिटी कहते हैं, जल धारण क्षमता, ये 3 पैरामीटर जब स्टडी किए तो देखा गया कि जैविक और सुभाष पालेकर में इनमें सबसे ज़्यादा सुधार पाया गया है। हालांकि पार्टिकल डेंसिटी, मृदा कण घनत्व में इनका कोई प्रभाव नहीं देखा गया। दूसरा प्रयोग, मैंने रेतीली मिट्टी में 3 विधियों का अभ्यास करके, जैविक, सुभाष पालेकर और रसायन युक्त कन्वेंशनल में देखा, और सिर्फ खरीफ फसलों में, कि मिट्टी की ठोस घनत्व, बल्क डेंसिटी, औसत भार व्यास, मीन वेट डायामीटर, ये पैरामीटर नोट किया, जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये नोट किया, और कुल सांद्रता, टोटल पोरोसिटी उस मिट्टी की, देखा गया कि बल्क डेंसिटी में सुधार होता है, औसत भार व्यास मतलब मीन वेट डायामीटर, जो कणों का उसकी एग्रीगेशन है, उसमें सुधार होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण की क्षमता में सुधार होता है, सिग्निफिकेंट सुधार, और पोरोसिटी में भी सुधार हुआ, मतलब मिट्टी पोरस, सांद्रता हो जाती है, सांद्रता बढ़ती है, मिट्टी फूलती है। ये सिर्फ वजह जैविक पदार्थों के एडिशन से है, वो चाहे कंपोस्ट के रूप में हो चाहे मल्च के रूप। अब जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी, पोरोसिटी बढ़ गई, तो फिर हमने एक प्रयोग किया गया जल स्थिर मृदा कण समुच्चय आवंटन पर, मतलब सॉइल एग्रीगेट्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो इसमें 4 साल के बाद देखा कि जैविक खेती और सुभाष पालेकर उसी एक्सपेरिमेंट में चिकनी मिट्टी में किया गया था, सिल्टी क्ले लोम टेक्सचर सॉइल में, कि जो हम ये जानते हैं कि जो बेस्ट एग्रीगेशन है वो है आधा से लेके 0.25 mm और 0.25 mm से 0.1 mm मिलीमीटर तक के जो एग्रीगेट्स होते हैं, कणों का समूह होते हैं, इनमें ये पानी धारण करने वाले कण होते हैं। तो ये देखिए, इनकी बहुतायत इन्हीं की पाई गई है इस डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये हालांकि सभी में बहुतायत के रूप में थे, और इन्हीं की वजह से जो वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स हैं, और सुभाष पालेकर खेती और जैविक खेती में 87 से लेकर 92% तक पाए गए। और ये तो पहले था, जो अभी बात की वो तो सरफेस लेयर के बारे में, 0 से 15 सेंटीमीटर तक, और 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक भी वही सिचुएशन थी। मतलब अगर हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, मल्च करते हैं, आच्छादन बिछाते हैं, तो हमारी सॉइल एग्रीगेशन मतलब सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल की बनावट में भी सुधार होता, ऐसा पाया। तीसरा, रेतीली मिट्टी में फिर हमने
क्योंकि सूक्ष्म जीव मतलब ह्यूमस पे, और उसकी निर्जलीकरणम एक एंजाइम होता है डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी, इसका भी अध्ययन किया तो देखा ये जो सुभाष पालेकर विधि जिसमें हमने काष्ठ आच्छादन स्ट्रॉ मल्च ऊपर से बिछाई, इसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल बायोमास कार्बन पाई गई, मतलब जो जैविक जीवों से कार्बन उपलब्ध थी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक सॉइल हेल्थ का जो बेस्ट इंडेक्स है वो है ऑर्गेनिक कार्बन ओसी। तो ऑर्गेनिक कार्बन तो सभी जैविक कार्बन के नाम से पाई जाती है, लेकिन इसमें भी जो माइक्रोबियल बायोमास कार्बन होती है उसकी जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा ये जहाँ हम मल्च बिछाई उस सिचुएशन में पाया गया। वैसे ही उस एंजाइम की एक्टिविटी जो एक कार्बनिक पदार्थों की ऑक्सीडेशन का एक इंडेक्स है, काम करता है, वो है डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी, वो भी जैविक में और सुभाष पालेकर में ज़्यादा पाई गई। ये सब चीज़ें रसायन मुक्त खेती में नहीं हो पाती, रसायन युक्त खेती नहीं हो पाती। अब मेरे इन एक्सपेरिमेंट का अगर मैं अवलोकन करूं और जब उसका अनुभव आपसे निकालूं तो जैविक खेती, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, इस दोनों प्रणाली के तहत सतह पर 0 से 15 सेंटीमीटर और उपसतह 15 से 30 सेंटीमीटर में मृदा स्वास्थ्य मानकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके बाद एकीकृत पोषक तत्व मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और सबसे कम जो कन्वेंशनल खेती है, जो रासायनिक खेती है, उसके अंदर पाया गया। काष्ठ आच्छादन स्ट्रॉ मल्चिंग द्वारा मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होता है। उपलब्ध पोषक तत्व की स्थिति सूक्ष्म जीवी कार्बन व सूक्ष्म जीवी नत्रजन की भी स्थिति में सुधार होता है। सूक्ष्म जीवी आबादी मतलब माइक्रोबियल पॉपुलेशन जिसमें बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं, ये भी उपलब्ध होते हैं, बहुत इनकी एक्टिविटी होती है, साथ वाफसा की निर्मित होती है। इसके अलावा केंचुए भी शामिल हैं, ये मल्चिंग के प्रभाव बेनिफिट मिलते हैं। तो कृषि में मल्चिंग के में संभावित लाभों को अगर मैं एक लिस्टबद्ध करूं तो हम अभी तक ये निकाल पाएंगे कि मल्चिंग से मृदा की नमी का संरक्षण होता है, मिट्टी के संघनन मतलब कंपैक्शन मिट्टी में और उसका कटाव रुकता है, मिट्टी में कंपैक्शन नहीं होती, मिट्टी के तापमान का नियमन होता है मतलब रेगुलेटेड रहता है टेम्परेचर, मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है, सॉइल फर्टिलिटी में बहुत इंप्रूवमेंट होती है, और अगर सॉइल स्ट्रेस है कहीं मतलब नमक तनाव है तो मल्चिंग से उसका भी नाश होता है, उसका भी नष्ट होता है, वो भी खत्म होता है, मतलब पौधों की वृद्धि, उसकी विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उपज में सुधार होता है। मल्च करने से रोगों में कमी पाई गई है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि खरपतवारों का भी उन्मूलन हो जाता है, खरपतवार कम रहते हैं, मतलब वीड कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं रहती। अपनी भारतीय देश की खाद्यान्न उत्पादन टारगेट से संबंध बनाना चाहूँ, आपको जोड़ना चाहूँ तो ये ऐसे कह पाऊंगा मैं कि 2022-23 में फसल वर्ष के लिए 328 मिलियन टन का टारगेट हमारी सरकार ने रखा है, जो पिछले साल से सिर्फ 4% अधिक है। सिर्फ हम अभी जानते हैं कि वर्षा आधारित कृषि का कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 51% है, 50% ज़्यादा है हमारे देश में, और जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें जो 40% कंट्रीब्यूशन है वो हमारा जिस रेन फेड एरिया से आता है, मतलब। और वर्षा आधारित हम ये भी जानते हैं वर्षा आधारित कृषि जो विभिन्न प्रकार की मिट्टियों, विभिन्न प्रकार के जलवायु और विभिन्न प्रकार की वर्षा की स्थिति मतलब 400 से लेकर 1600 मिलीमीटर प्रति वर्ष के लेवल में रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम ये वाफसा निर्माण करना सीख लेते हैं दोनों सिचुएशन में, इरिगेटेड और रेन फेड एरिया में, तो हम ये सिर्फ 4% की इंक्रीज नहीं, हम इसमें 50% और 100% इंक्रीज भी हम इसको उम्मीद कर सकते हैं अगर हम वाफसा निर्माण करने की विधि को जान लें। तो अभी मैं पूरी वार्ता का थोड़ा सा निष्कर्ष करूं तो अभी जान गए हम कि जल जीवन के लिए आवश्यक है, फसल उत्पादकता, आपूर्ति
किए गए पोषण के सीधे अनुपातक है। पोषक तत्व केवल विलयन घोल के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। पानी सबसे दुर्लभ संसाधन है, यह हम जानते हैं। जैविक संचयन, बायोमास एक्युमुलेशन और पानी की खपत के बीच के अनुपात को जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज एफिशिएंसी के रूप में जाना जाता है। जल उपयोग दक्षता पर अनुसंधान पूरे पौधे से पत्ती के कामकाज के पथ का अनुसरण करते हुए वनस्पति विज्ञान के अनुशासन के ऐतिहासिक विकास में दृढ़ता से शामिल था और अभी भी वनस्पतिक अनुसंधान के लगभग सभी स्तरों पर एक बहुत ही सक्रिय अनुसंधान क्षेत्र है। तो मतलब अगर हम वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाना सीख गए तो हम वंडर कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। तो जल उपयोग दक्षता बढ़ाने की ही विधि को जो स्टीक कंसेप्ट है, ऑप्टिमल कंसेप्ट है, वो वाफसा है। मतलब ये हुआ, अगर वाफसा हमने निर्माण करना सीख लिया तो हम कृषि में बहुत ही चमत्कार ला सकते हैं, दोनों सिचुएशन में, सिंचित और असिंचित क्षेत्रों। धन्यवाद।